नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से और भूपेश शर्मा है बीकानेर से, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। तीनों मेहमान अगले आधे घंटे तक बने रहेंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपके पास आए। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी फार्मर्स अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं शेयर करना चाह रहा है ईटी नाउ स्वदेश के प्लेटफॉर्म के साथ, वो समस्याएं हमारे नंबर 9136934065 पे भेज सकते हैं। नंबर को नोट कर ले, 9136934065। स्वदेश की मुहिम है कि किसान की आवाज़ स्वदेश पर पहुंचे और हर खेत की कहानी सरकार तक पहुंचे, आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचे और पॉलिसी मेकर्स की मदद आप तक पहुंचे। यही हमारी मुहिम है, हमारी कोशिश है किसानों की आवाज़ को हम देश की आवाज़ बनाएं। तो आप अपना वीडियो बनाएं, अपने खेत का वीडियो बनाएं, आपकी दिक्कतें क्या हो रही है खेती किसानी में वो वीडियो बनाकर भेजें। अगर वीडियो नहीं बना सकते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी आप हमें वीडियो या फिर अपनी समस्याएं इस नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं। तो हम आपकी समस्याओं को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे, यहाँ पर दिखाए जाएंगे, उन किसानों के बारे में, उनकी दिक्कतों के बारे में बताए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शो की शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। चांदी आज काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रही है, आधे % से ज़्यादा की तेजी है, 1,06,800 रुपये के ऊपर है। क्या चांदी में और भी तेजी बची हुई है? रवि जी क्या राय है? मुझे याद है आपने 1,10,000 के आसपास का टारगेट दिया था, उसके बेहद करीब जाके चांदी लौटी थी। क्या अब आगे की राह चांदी की कैसी दिख रही है? क्या करना चाहिए करंट लेवल के आसपास? जरूर से चांदी में जो बाइंग की पोजीशन है वो कंटिन्यू रही है। इन पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे हमने आगे भी बात की थी कि गोल्ड के सामने मुझे सिल्वर ज्यादा से दिख रहा है, क्योंकि दोनों साइड के फैक्टर में अच्छी तरह ये प्रोटेक्शन के साथ कारोबार हो रहा है। साथ में दूसरा एक एडवांटेज है कि पहले 1,05,000 पे जा रहा था, अभी 1,06 भी नहीं जा रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि जैसे ये जियोपॉलिटिकल इवेंट खत्म होगी, जैसे ही थोड़ा रिस्क खत्म होगा, इसके बाद एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू है एंड यहाँ पे बाइंग की ही रिकमेंडेशन होगी। 1,06,500 के करीब सिल्वर में करंट कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें। इंट्रा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 1,07,800 तक के लेवल आ सकते हैं। 1,05,800 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और मुझे लग रहा है फिर से अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन, तो आप यहाँ पे 1,10,000 के टारगेट वहां पे आते दिख सकते हैं। तो फिर से ये वीक में जैसे ये जियोपॉलिटिकल इवेंट के कुछ डेवलपमेंट आती है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस फिर से ऊपर साइड जा सकते हैं। और कंपैरेटिव गोल्ड अगर आपको कुछ से फेवर बाइंग करना है तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगी। ओके, सिल्वर आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकती है। चलिए कुछ सवाल जवाब लेते हैं, सवाल जवाब के जरिए ही बाकी मेहमानों को भी जोड़ेंगे, उनकी राय लेंगे। पहले दर्शक है राकेश कुमार है जिन्होंने सवाल भेजा है, सोना या चांदी कहाँ खरीदारी की सलाह होगी? भूपेश जी आपकी राय क्या है, सोना या चांदी क्या खरीदना चाहिए राकेश जी को? भूपेश जी आपसे मेरा सवाल था, सोना या चांदी क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? जी नमस्कार सर। सोने और चांदी में मेरी सलाह आज के लिए विशेषकर सोने की रहेगी। सोने में खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि सोने का जो ट्रेंड है वो काफी मजबूत आज के दिन में दिखाई देता है। 99,400 के आसपास कहीं भी बाजार में मिलता है भाव, तो खरीदारी करनी चाहिए। 99,300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 1,02,000 और उसके ऊपर 1,05,000 तक के भी लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। सोना खरीदने की सलाह है, 1 लाख के ऊपर फिर से जा सकता है, ये सलाह भूपेश जी की तरफ से आ रही है। गोविंद वर्मा है, सोने चांदी में अगले हफ्ते के लिए क्या लक्ष्य है? इस हफ्ते के लिए लक्ष्य बता दीजिए, अगले हफ्ते की बाद में सोचेंगे। प्रथमेश जी बताइए। आई थिंक 1 लाख बहुत जल्द क्रॉस होते हुए दिखता है और 1 लाख पॉसिबल 1,0800 जल्दी दिखता है इस काउंटर में। वैसे ही सिल्वर में 1,08,400 जल्दी दिखता है। तो अगर इस हफ्ते में आप पूरा ये करने, वोलेटाइल रहेगा हालांकि ये दोनों काउंटर, तो स्टॉप लॉसेस डिफाइन कीजिए और ट्रेड कीजिए। अपसाइड पॉसिबल है दोनों काउंटर में।
और जैसे मैंने टारगेट्स बताया वैसे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही। ओके, तो सोना 1,08,100 रुपए तक, 1 लाख के ऊपर फिर से सोना जा सकता है और चांदी भी 1,08,400 रुपए तक जा सकती है, ऐसा प्रथमेश जी का कहना है। गोपाल हैं दिल्ली से, सोने में किन स्तरों पर खरीदारी की राय होगी? क्या रवि जी, किन लेवल पे खरीदना चाहिए गोल्ड को? गोल्ड को अगर बाय करना है तो मेरे हिसाब से आई थिंक यूएस मार्केट के बाद अगर थोड़ा सेफ्टी के साथ जाना है तो यूएस मार्केट ओपनिंग के बाद यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज लेवल स्पेसिफिक 99,300 एक बेटर लेवल होगा, यहाँ पे बाय करें। स्टॉप लॉस 98,920 का लगाए और अपर साइड जो टारगेट है वो 1 लाख तक आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में 1 लाख का लेवल क्रॉस हो सकता है, तो 99,300 वुड बी बेटर लेवल। ओके, तो आप एंट्री करिए, 1 लाख के ऊपर जा सकता है, ये हमारे तीनों एक्सपर्ट्स को लग रहा है। तो राय बिल्कुल सिमिलर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। परवीन है हिसार से, चांदी इन्होंने 5 लॉट खरीद रखा है 1,05,500 रुपए के भाव पर। क्या करना चाहिए भूपेश जी? 1,05,500 की बाइंग है, बने रहें? जी, अगर चांदी की बात करी जाए तो चांदी का मोमेंटम और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है। आज के लिए भी मुझे पॉजिटिव लगता है, परंतु आज के लिए विशेष इसकी लेवल्स रहेंगे कि 1,07,100 के ऊपर खरीदारी करें तो ज्यादा सेफ रहेगा। वहीं उसका स्टॉप लॉस 1,06,600 के नीचे का लगाएं। ऊपर में लक्ष्य 1,07,800, 1,08,300 तक के भी संभावित रहेंगे। ओके, तो 1,07,800 तक के टारगेट आप भी दे रहे हैं चांदी को लेकर। मुख है गुजरात से, नेचुरल गैस और क्रूड में क्या करना चाहिए? रवि जी, एनजी और क्रूड, इन दोनों पर आपकी राय क्या है? दोनों में वैसा अपसाइड है, हायर लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली का प्रेशर दोनों में आया है, बट अभी जो गल्फ ऑफ हॉर्मस है उसके ऊपर टोटल डिपेंडेंस है। अगर इसके ऊपर पाबंदी आती है तो मेरे हिसाब से फिर से यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेगी। अगर नहीं आता है तो मार्केट ने प्राइसिंग कर लिया है। मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस थोड़ा सेफ ऑप्शन होगा। यहाँ पे 342 पे प्राइस चल रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 336.80 और 354 तक के लेवल आ सकते हैं। नेचुरल गैस भी इतना ही इम्पैक्टेड कमोडिटी होगा अगर ये कुछ डिसीजन लिया जाता है। गोल्ड क्रूड में ऑप्शन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप 6500 की स्ट्राइक कॉल ऑप्शन अराउंड 392 बाय करें। 580 का टारगेट होगा एंड 308 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। तो क्रूड का क्योंकि यहाँ पे रिस्क काफी है, वोलेटिलिटी काफी है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हर्ष हैं गुजरात से, नेचुरल गैस में किन स्तरों पर एंट्री की सलाह होगी? प्रथमेश जी, एनजी में किन लेवल पे एंट्री की सलाह दे रहे हैं आप? वोलेटाइल रहेगा ये काउंटर, फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 333 के करीब इसको बाय करना चाहिए। जून कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, 329 का स्टॉक रखना चाहिए। ओवर में 343, 350 भी पॉसिबल है अपसाइड में। ओके, कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर में क्या स्ट्रैटेजी होगी? आप भूपेश जी, कॉपर में क्या राय है? आज तो सुस्ती दिख रही है, 880 रुपए के आसपास है, आगे की चाल कैसी दिख रही है कॉपर की? जी सर, कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर में पिछले कई दिनों से जो जियोपॉलिटिकल इफेक्ट है उसका असर कॉपर के दामों में भी देखने को मिल रहा है। विशेषकर जब भी युद्ध होता है तो कॉपर के भाव में आप पास्ट हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको कभी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा इम्पैक्ट प्राइसेस पर मुझे लगता है ड्यू टू वॉर समझ आ रहा है। हालांकि प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस के हिसाब से अभी ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि जब तक बाजार 875 के ऊपर रहता है तब तक इसमें पॉजिटिविटी जारी रहनी चाहिए। अपसाइड में ऊपर में एक सप्लाई जोन दिखता है 884 के आसपास। 884 के लेवल्स क्रॉस करने पर इसमें 900 तक के लेवल भी संभावित रहेंगे, परंतु एक बार जो दाम 876 से 884 के बीच रहने की संभावना रहेगी। ओके, तो आपके लेवल्स आ गए हैं। बेस मेटल्स में आपकी राय क्या होगी? प्रथमेश जी, आज एल्युमिनियम और जिंक काफी तेज है, एल्युमिनियम 1% की तेजी दिखा रहा है। बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक क्या होगी? एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर, तीनों पर राय दें अपनी। एल्यूमिनियम और जिंक आज के सेशन में जो प्रीमियम आना था वो आ चुका है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ द सेशन में आपको ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। बट कॉपर में एक बार के लिए अगर आपको डिप मिलता है 883 के करीब तो इसको बाय करना चाहिए। 879 का स्टॉप से ऊपर में टारगेट 893 के लिए रहेंगे। ओके,
तो ये राय है बेस मेटल्स को। रवि जी, आप भी अपनी राय बताएं और टॉपिक क्या होगी? एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, इन तीनों में आपको क्या पसंद आ रहा है? कहाँ कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉपर पे ज्यादा कन्विक्शन होगा। 878 पे बाय कर, 873.20 का स्टॉप लॉस होगा। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 890 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ काफी है डिस्पाइट ऑफ दिस वोलेटिलिटी एंड वीकनेस एंड एंजाइटी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से प्राइसेस ने स्टेबिलिटी ली है, आगे जाके जैसे ही थोड़े इकोनॉमिक हालात अच्छे होते हैं, यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल एज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कॉपर एक आउट परफॉर्मर लग रहा है। ओके, क्रूड पर आपकी राय प्रथमेश जी, क्या सलाह देंगे? फिर से इजराइल की तरफ से हमले किए गए हैं एक न्यूक्लियर साइट पर ईरान में, तो ये तनातनी लगातार जारी है। अब खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि रूस भी ईरान को सपोर्ट करे। जिस तरह से यूएस की एंट्री हुई, अगर रूस की भी एंट्री होती तो मामला और भी गहरा सकता है। कच्चे तेल पर आपकी राय, क्या करना चाहिए सर? $3 से $4 का रिस्क प्रीमियम, जो भी न्यूज और एस्केलेशन आएगा वहां पे आपको बिल्ट होता है क्रूड में। अपसाइड फिलहाल के लिए 6650, अगर ऐसी वॉलेटिलिटी रहेगी तो 6700 बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 6430 पे बाय करना चाहिए, 6350 का स्टॉप, ऊपर में 6630 के टारगेट। 6000 भी इस काउंटर में पॉसिबल दिखा देता है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन न्यूज फ्लोस। इसमें कोई ट्रेड है क्या आपके पास? प्रथमेश जी, आपसे सवाल था। किसमें, कौन सी कमोडिटी में? क्रूड ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या आपके पास? ऑप्शंस में फिलहाल ट्रेड नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि 6700 जल्दी पॉसिबल है। तो कॉल ऑप्शंस में अगर आप बनाए रखें एट द मनी, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ट्रेड है वो राइट डायरेक्शन में रहे। बट यहाँ से क्लियर डायरेक्शन ऑफसाइड का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी बिल्ट है इसमें, और ये एस्केलेट होने के ऊपर ये और भी फटाफट मूवमेंट दे सकता है। प्रथमेश जी, एनजी में कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या? एनजी में 330 का स्ट्राइक का आप कॉल खरीदना चाहिए। ₹7 के प्रीमियम पे मिलेगा आपको। ₹3 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट 17 के लिए रखें। ओके, तो नेचुरल गैस में भी तेजी की राय है और क्रूड में भी है। तो नेचुरल गैस में आप ऑप्शंस के जरिए भी जा सकते हैं। 330 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 7 पे 17 तक के प्रीमियम जाने की संभावनाएं दिख रही है। 3 का इस प्रीमियम के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट। और अब बात कर लेते हैं एक अहम खबर की, वो है बासमती एक्सपोर्ट को लेकर। और ईरान को जो एक्सपोर्ट है वो अस्थायी तौर पे अभी फिलहाल रुकता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के तनाव बने हैं इजराइल के हमले के बाद से, इस वजह से इस पर काफ़ी असर हो रहा है और काफ़ी बड़े स्केल पर ऑर्डर भी अधर में लटकते दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि करीब 3000 करोड़ के ऑर्डर अधर में हैं। बैंकिंग सिस्टम फ्रीज होने से पेमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, पैकिंग और ऑर्डर होल्ड पर हैं और 2.5 लाख मीट्रिक टन के ऑर्डर को रोका गया है, इस तरह की भी रिपोर्ट है। हमारे साथ प्रेम गर्ग साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम सर, आपने वक्त निकाला है। सर, क्या अपडेट है इस फ्रंट पर? जैसे कि आपने ईरान और इजराइल की बात की, अभी जो फाइट अभी चालू है पिछले 10 दिन से 15 दिन से, और अभी आगे भी लगता है कि और लंबी जाएगी और लगता नहीं है कि ये जल्दी से रुकेगी। और इसकी वजह से हमारे राइस ट्रेड के ऊपर एक काफ़ी बड़ा फर्क पड़ने की उम्मीद है और लग भी रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि राइस ईरान एक बड़ा बायर है बासमती राइस के लिए। इंडिया जो है टोटल 6 मिलियन टन के आसपास में बासमती राइस का एक्सपोर्ट करता है पूरे साल के अंदर, जिसका 20% हिस्सेदारी अकेले एक ईरान की है। तो ईरान को जो 1 मिलियन टन लगभग, जो लास्ट ईयर हमारी फिगर थी 10,35,000 टन का एक्सपोर्ट था ईरान को अकेले, तो वो घटकर एकदम से यदि ये रुक गया तो सीधा 10 लाख टन का उसका इम्पैक्ट आएगा। और उसके लिए और जैसे अभी 1300 करोड़ के लगभग में पैसा अभी बाकी है हमारे एक्सपोर्टर्स का, तो जो अभी एक डर बना हुआ है सभी के दिमाग में, आएगा नहीं आएगा, एश्योरेंस जरूर दी है सभी वहाँ के इंपोर्टर्स ने कि हम आपका पैसा पे करेंगे, पर कल को ये फाइट की वजह से बैंकिंग सिस्टम इफेक्ट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो डेफिनेटली उसका असर आता है कि भी वो लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे। वो पेमेंट नहीं करेंगे, डिले होंगी या बाद में होगा, या आगे अभी वार का क्या सिचुएशन बैठती है, या कल को जिस हिसाब से मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल की तरफ से भी, यूएस की तरफ से भी बम्बारमेंट हुई है पीछे, तो यदि वो सब हुआ तो एक दिक्कत आएगी, कोई खाड़ी के देशों के द्वारा
अब ऑयल के प्राइसेस भी उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। दूसरा, शिपमेंट्स की दिक्कतें, जो कंटेनर्स के अंदर माल जाना होता है यहाँ से या वेसल्स में जाना होता है, दोनों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है अभी। और अभी आप देखें कि भारत के अंदर काफी मात्रा में जो ईरान को शिपमेंटें जानी थी ऑलरेडी होल्ड पर लग गई हैं, और उसकी वजह से इस बासमती के अंदर अभी रिसेंट के अंदर पिछले 15 दिन के अंदर लगभग 12% का डाउनफॉल देखा गया है। जो बासमती राइस की पैडी मार्केट के अंदर 51-52 रुपए तक बिक रही थी, जाकर 11-21 की, आज उसके रेट 44 रुपीस पर आ गए हैं। और इसी हिसाब से यदि ये रहा तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। पर उसके लिए IREF ने, इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन ने एक सजेशन की है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी, एपीडा ने मिलकर हमारे साथ किया है कि भी इसको हम इफेक्ट को जो ना आए हमारी मार्केट के ऊपर, एक भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC करने जा रहे हैं 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली भारत मंडपम में, जिसमें 1000 से ज्यादा के बायर्स डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे, क्योंकि आज अफ्रीका के अंदर भी जो बासमती राइस है उसकी डिमांड आने लगी है काफी जगह से, और लोग धीरे धीरे उसके अंदर हैबिचुअल हो रहे हैं। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि जो बासमती का गैप जो ईरान की वजह से पड़ेगा तो वो गैप ना पड़े, और वो गैप हम अफ्रीका की कंट्रियों के अंदर पूरा करें। इसको, अपने बासमती को हम यूरोप की कंट्रियों में बढ़ाएं। यूरोप के अंदर पेस्टिसाइड के इशू आते हैं, तो उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके कि इसको हम किस तरीके से हटा दिया जाए ये सब रुकावटें। तो हमारी जो इसके अंदर डिमांड है राइस की, तो अफ्रीका की, यूरोप के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी ज्यादा तेजी से जाए, और ये 1 मिलियन टन की बहुत बड़ी क्वांटिटी भी नहीं है जिसको कि हम अचीव नहीं कर सकते, और उसको हम पूरा अपना इस गैप को भर लेंगे हर हालत के अंदर। और डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए तो 2-3 महीने के लिए हडल आएगी, और मेरी किसानों के लिए एक ही उनको सजेशन है कि वो बासमती राइस से डाइवर्ट ना हो, और बासमती राइस को ही पैदावार जितनी वो करते थे उसी को करें, बल्कि ज्यादा लगाएं। और उनको मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि उनको आने वाले सीजन के अंदर बल्कि बासमती के अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि जब तक कि हम मार्केट को तैयार कर लेंगे, नई क्रॉप हमारी नवंबर में आएगी, तो नवंबर के अंदर उससे पहले हमारे पास बायर के साथ में मार्केट खड़ी होगी, जो कि हम ये 1 मिलियन टन का जो गैप होगा उसको भरपूर कर लेंगे। और जरूर है कि ईरान का संकट भी किसी ना किसी टाइम तो टलेगा, और अभी नहीं, महीने में 20 दिन के अंदर इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। है कि ये जो दिक्कतें जो हिट हुआ है ईरान संकट से, ये संकट 1-2 महीने में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स को लेकर दिक्कतें हैं कि उनके पेमेंट को लेकर अनिश्चितताएं हैं, कब मिलेगा या नहीं, किस तरह की दिक्कतें होंगी, इस तरह की चिंताएं हैं। और लेकिन अब जो मार्केट जो आप अभी गंवा रहे हैं, हमारा बाजार, हमारे एक्सपोर्टर जो गंवा रहे हैं, उनके लिए अब अलग मार्केट खोजने की तैयारी में है, और इसके लिए आप लोग कॉन्फ्रेंस भी करें। अफ्रीकी देशों में बिक्री की तैयारी है, यूरोप के जो इशूज है पेस्टिसाइड्स को लेकर, उसे भी आप लोग दूर करने के लिए तैयार है। किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप डाइवर्ट ना हो, ये टेम्पररी गिरावट है, आगे दाम में रिकवरी आएगी। लेकिन सर, जिस तरह से दाम गिरे हैं, अपने पास इस बार बम्पर क्रॉप भी था पिछले सीजन का, क्या लग रहा है इस जो नए खरीफ सीजन को लेकर, क्या चिंताएं हैं, क्या रिस्क आपको दिख रहा है यहां से? क्या इस बार भी बम्पर क्रॉप होगा, रिकॉर्ड क्रॉप की जिस तरह का अनुमान सरकार ने लगाया, क्या उस आधार पर होगा, या दाम गिरने की वजह से किसान अपना हाथ पीछे करेंगे, दूसरी फसलों की तरफ जाएंगे? देखिए, दूसरी फसल आने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिस इलाके में राइस की पैदावार की जाती है वहां पर राइस ही पैदा होगा। तो उसके अंदर बस एक किसान जो डाइवर्ट होता है, वो देखता है कि बासमती के मुझे दाम अच्छे नहीं मिलेंगे, तो मैं इसको नॉन बासमती के ऊपर, जो कि एक गवर्नमेंट के खरीद के अंदर जाता है, मैं उसके ऊपर जाऊं, जिससे कि गवर्नमेंट के ऊपर और उसका एक वजन पड़ेगा अलग से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सरप्लस राइस के स्टॉक्स हैं, और इतना ज्यादा स्टॉक है जो अगले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए भी हम कहें तो हमारे पास भरपूर है अपनी सिक्योरिटी के लिए भी। इसके अलावा हमारे पास जो नॉन बासमती है वो चैलेंज तो है ही, और गवर्नमेंट इसको रेगुलर बेच रही है लोकल के अंदर OMS के जरिए, और इसके अंदर हमें लगता नहीं है कि बासमती के अंदर कहीं भी किसी भी किसान को कोई दिक्कत आएगी या सेल करने के लिए। बल्कि मेरी किसानों को एक ही गुजारिश है कि वो 11-21 की क्रॉप को ज्यादा करें, जैसे कि लास्ट ईयर वो कुछ डाइवर्ट हो गए थे 17-18, 15-09 या दूसरी वेराइटीज के ऊपर, उतना ना करके 11-21 के ऊपर ज्यादा करें। और अभी ICMR ने एक नई क्रॉप निकाली है जिसके अंदर 30% पानी की खपत कम लगती है और पैदावार ज्यादा होती है, तो उन नए नए बीजों को चालू करे, और उसकी पकाई भी अच्छी आने की उम्मीद है। तो इन चीजों के ऊपर यदि डाइवर्ट होंगे तो किसानों
को उसकी फसल का पैसा अच्छा मिलेगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी इससे। और मुझे नहीं लगता किसी भी हालत के अंदर, और फेडरेशन हमारी पूरी भरपूर किसानों के साथ खड़ी है, हर तरीके से मदद करने को तैयार है, और इसीलिए नई नई मार्केटें खोजी जा रही हैं जिससे कि इस सिचुएशन के अंदर हम इसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए। क्या प्रेम जी, चर्चाएं काफ़ी करनी थी लेकिन टीवी में टाइम की लिमिट होती है। उम्मीद करते हैं आगे आपसे बातचीत होती रहेगी और इन मुद्दों पे और चावल के मुद्दों पे और इन मसलों पे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि ईरान को लेकर आप कितना मसला सुलझा और क्या आप लोगों की पहल क्या हो रही है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपने वक्त दिया। चलिए वापस लौटते कुछ और एग्री कमोडिटी पे राय ले लेते हैं। हमारे कई सारे दर्शक हैं जिन्होंने एग्री पे सवाल भेजे हैं, सबके सवाल तो नहीं ले पाऊंगा लेकिन फटाफट से एक कॉमन सवाल ले लेता हूं मसालों को लेकर। आपकी राय रवि जी, तीनों ही मसालों पर छोटा जवाब दीजिएगा 30-40 सेकेंड में सर। जस्ट आई थिंक मसालों में एक सेलिंग की रिकमेंडेशन होगी, टर्मरिक में बिग वाले करके चलना चाहिए, करंट लेवल पे बिग वाले करें, स्टॉप लॉस लगा है 14,580, टारगेट 14,000 का होगा। और धनिया में भी मुझे लग रहा है कि आप जो रीजन डिस्कस कर रहे थे वही रीजन यहाँ पे स्पाइसेस पे भी वीकनेस ला रहे हैं। 7100 के करीब धनिया में भी बिग वाले करें, स्टॉप लॉस 7150 का लगा है और डाउन साइड 7000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो टर्मरिक एंड धनिया दोनों में बिग वाले करें। ओके, तो टर्मरिक और धनिया दोनों बेचने की सलाह। सर छोटा जवाब, जीरा 19,000 के ऊपर है, टिक पाएगी जीरे की तेजी रवि जी? कम चांसेस है यहाँ पे, जो मींस गल्फ हमारा काफी बड़ा एक बायर है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हाई लेवल पे थोड़ी मुनाफा वसूली का प्रेशर होगा। 19,200 पे बेच के चले, स्टॉप लॉस लगा है 19,480 और डाउन साइड होगी काफी लिमिटेड लग रही है मुझे, 18,600 तक आ सकते हैं। उससे ज्यादा, उससे बिलो मुझे नहीं लग रहा है कि 18,500 के नीचे प्राइसेस सस्टेन हो, तो सेल पोजीशन पे 18,500 से 600 से आपको प्रॉफिट बुक कर लेना। भूपेश जी, एग्री मार्केट में आपकी टॉपिक क्या होगी? कोई भी एक काउंटर छोटा जवाब दे दीजिएगा। जी सर, एग्री मार्केट की बात करें तो अभी तक सिर्फ कैस्टर और कोकुड़ दो ही ऐसे बाजार हैं जिनमें कि एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं कोकुड़ का बाजार 3110 के आसपास मिलता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। मुझे जीरे में एक ट्रेंड रिवर्सल की संभावना लगती है, तो लगता है कि 19,200 के ऊपर जीरे में खरीदारी करें और जिसका स्टॉप लॉस 18,800 के नीचे का सस्टेन करे तब फॉलो करना चाहिए। ओके, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री और एग्री दोनों ही मार्केट में। कमोडिटी फटाफट को फिलहाल यहीं समेटते हैं, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।